दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं, इस हमारे चैनल में विज्ञान विषय की तैयारी आपकी करवाई जाती है और इसमें सीटीईटी है, एमपी टेट है, यूपी टेट है, रीट है ना। तो इसमें जो है विज्ञान विषय की तैयारी के लिए आपको क्वेश्चन पर डे 20 से लगभग 30 तक करवाए जाते रहेंगे। तो अच्छे ढंग से कीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का है आपका, निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो पहला आंसर है आपका सेकंड, दूसरा आंसर है आपका मीटर, तीसरा है न्यूटन और चौथा आंसर है आपका कैंडिला। मूल मात्रक कौन सा इसमें नहीं है। तो आपको पता होगा मूल मात्रक 7 होते हैं, ठीक है। 7 मूल राशियां हैं जिसमें कि सेकंड भी है, मीटर भी है और कैंडिला भी है। तीनों क्या हैं? मूल मात्रक हैं। जबकि न्यूटन जो है आपका वो क्या है? वो आपका मूल मात्रक नहीं है, ठीक है। ओके, न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, जबकि सेकंड समय का है, मीटर दूरी का है और कैंडिला ज्योति तीव्रता का होता है, ठीक है। ठीक, ओके, आइए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित राशियों में से किस में 4 सार्थक अंक हैं। इसमें सार्थक अंक बताना है कि कौन सा आंसर है जिसमें 4 सार्थक अंक हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए नंबर। इसमें आपके 4 सार्थक अंक हैं। कैसे? ये जो नंबर है 5 और लास्ट में नंबर 7, अर्थात बीच के जितने भी जीरो नंबर होंगे वो सभी सार्थक अंक होंगे, ठीक है। तो 5, 1, 0, 2, 3 और 7, 4, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन जो नीचे बी सी डी दिए हैं इनके बारे में बता दें हम। इसमें जो बी है इसमें 3 सार्थक अंक हैं। आपका जो बी है इसमें आपके 3 सार्थक अंक हैं और जो आपका सी है इसमें 1 सार्थक अंक है और जो डी है उसमें भी 3 सार्थक अंक है। अब हम आपको बता दें इसमें क्यों है। क्योंकि 2, 7, 8, 2 के पहले 0 है और 8 के पहले भी 8 के पहले कोई डिजिट है ही नहीं, तो इस 0 का कोई महत्व नहीं। अगर कोई नंबर है उसके पहले सारे 0 हैं तो उस 0 का कोई महत्व नहीं होता, वो सार्थक अंक नहीं होता। जैसे 9 है, उसके पहले 3 0 है लेकिन 0 के पहले कोई संख्या नहीं है, अर्थात वो तीनों 0 सार्थक अंक नहीं होंगे, इसलिए 1 अंक होगा। और अंत में 513 लिखा है, इसमें भी 3 सार्थक अंक है, उसके पहले जो 0 है और 0 के पहले कोई सार्थक अंक ना होने के कारण उसमें आपके 3 सार्थक अंक है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि? अदिश का मतलब वो राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं, ठीक है। जिसमें दिशा ना हो, केवल परिमाण हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो डी नंबर के साथ चला जाएगा, यानी कार्य। कार्य जो होता है वो एक अदिश राशि है। विस्थापन, त्वरण, बल, ये तीनों कौन सी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं, ठीक है, सदिश। तो ये आपको समझे रहना है। आप भी बुक्स पढ़िए, क्योंकि केवल हमारे ही पढ़ा देने से आपको नहीं आ जाएगा, आपको बेसिक भी क्लियर करने पड़ेंगे, जो कि मैं पढ़ाता भी रहूँगा और साथ में आप भी पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। बिना नोट्स के सारे क्वेश्चन भूल जाते हैं, प्रैक्टिस जरूर करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, आपको अच्छे ढंग से परीक्षा में क्लियर करवाने के लिए जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो क्लियर करना ही है, आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है। ओके, आइए मित्रों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। मतलब जो जड़त्व है किसी वस्तु का वो किस चीज पर निर्भर करता है। पहला आंसर जो है आपका वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, ये आंसर होगा। या दूसरा बी है वस्तु के द्रव्यमान पर, तीसरा सी है गुरुत्वीय त्वरण पर, या वस्तु के आकार पर। तो जो जड़त्व होता है वो निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, अर्थात आंसर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ। ओके, ठीक। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक होता है गुरुत्वीय त्वरण,
दोनों में अंतर है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को व्यक्त करते हैं कैपिटल जी से और गुरुत्वीय त्वरण को व्यक्त करते हैं जी से। तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण जी है इसका जो मात्रक होता है इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो ये जी है इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, अर्थात जो उत्तर होगा वो बी के साथ चला जाएगा। कैसे होता है, क्योंकि हमको पता है एक फार्मूला F बराबर होता है जी m1, कल भी हमने बताया था m2 और बटे r स्क्वायर। तो यहाँ से जो जी का बनेगा फार्मूला बनेगा जो जी का F इंटू आर स्क्वायर और अपान में क्या हो जाएगा m1 m2। तो F का जो मात्रक होता है न्यूटन, r दूरी है उसका मीटर, r स्क्वायर है मीटर स्क्वायर और m1 m2 नीचे आएगा तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम यानी किलोग्राम का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कार्य का एसआई मात्रक होता है, यानी कार्य का एसआई मात्रक कौन सा है। 4 उत्तर दिए हैं। ये पहला उत्तर है आपका जूल या न्यूटन मीटर, दूसरा उत्तर है आपका न्यूटन, तीसरा उत्तर है आपका वाट या जूल सेकंड, वाट या जूल सेकंड, और चौथा उत्तर है डी किलोवाट। तो यहाँ पर जो न्यूटन है आपको पता होगा बल का मात्रक है, वाट या जूल सेकंड ये किसका मात्रक है, ये शक्ति का मात्रक है, किलोवाट भी शक्ति का मात्रक है। तो कौन सा बचा आपका आंसर ए, अर्थात कार्य का जो एसआई मात्रक होता है जूल कहें या न्यूटन मीटर कहें, क्योंकि W बराबर होता है F इंटू डी। F इंटू डी का मतलब F न्यूटन और D मीटर, तो न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं जूल, क्या कहते हैं जूल कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये भी आपका आंसर हो गया, आपने बढ़िया से सीख लिया। ओके, आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, मतलब 4 उत्तर दिए कि ध्वनि की चाल किस में सबसे ज्यादा होती है ना मित्रों। ये देखिए कुछ तो दिमागी क्वेश्चन भी होते हैं मित्रों, है ना। तो इनको क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे ढंग से पढ़ना होता है, समझना होता है और उसके बाद आंसर देना होता है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, द्रव में नहीं होती है, द्रव में नहीं होती है, गैस में नहीं होती है, ठोस तथा द्रव में नहीं होती है। तो आपका आंसर कौन बचता है, पहला, ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ओके मित्रों, ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध है, यानी द्रव्यमान यानी कि m और ऊर्जा यानी E, इन दोनों में संबंध का सूत्र बताना है। तो हम लोग खूब पढ़े हैं, E बराबर होता है mc स्क्वायर, अर्थात जो उत्तर है आपका वो B के साथ चला जाएगा और आपका यही करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नमक का जलीय विलयन है, मतलब नमक को यदि हम जल में घोल दें तो वो कैसा विलयन बनेगा, वो तत्व बन जाएगा या यौगिक बन जाएगा या विषमांगी मिश्रण बन जाएगा या समांगी मिश्रण। तो इसका जो आंसर होगा नंबर डी के साथ चला जाएगा, समांगी मिश्रण बनता है। समांगी का मतलब वो ये है साधारण तरीके से हम दोनों को अलग न कर पाए, उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, अब विषमांगी मिश्रण का मतलब ये होता है जिसको हम सामान्य तरीके से जिन चीज़ों का वो मिश्रण है उनको अलग अलग कर लें, जैसे बालू और पानी, तो छन्ना लगा दें, बालू अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, तो ये विषमांगी मिश्रण होगा। लेकिन समांगी मिश्रण नमक का घोल बना लें और छन्ना लगा के लगाएं तो नमक ना अलग होगा ना पानी अलग होगा, इसलिए नमक का जो जलीय विलयन है वो कैसा होगा, समांगी मिश्रण। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 6 प्रोटॉन किस तत्व के नाभिक में होते हैं। 6 प्रोटॉन किस तत्व के नाभिक में हैं। ठीक है, तो किस तत्व के नाभिक में होते हैं, अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता है तो पता चल जाएगा, क्योंकि आपको हमने बता भी रखा है कि जितने प्रोटॉन होते हैं किसी तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक को Z से व्यक्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल पता हो तो हमारा
जो पहला होता है हाइड्रोजन, फिर दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन 6वें नंबर पे आता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा और उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे। तो हमारा आंसर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ। अर्थात कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 उसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में रेडियो एक्टिव तत्व है, निम्न में 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है? तो हम लोगों को पता है कि पोटेशियम तो नहीं है और कैल्शियम भी नहीं है और जिंक भी नहीं है, तो फिर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर बी के साथ चला जाएगा। थोरियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, थोरियम ही रेडियो एक्टिव तत्व है। ओके, रेडियो एक्टिव तत्व थोड़ा सा और बता दें, इसको किसको कहते हैं? जिससे स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, उसी को हम रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व भी कहते हैं। ठीक, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, फेरिक सल्फेट का सूत्र है, यानी फेरिक सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो यदि हमको तत्व पता है, आयन पता है और हमने अच्छे ढंग से अगर सीख रखा है तो फेरिक सल्फेट का सूत्र हम निकाल लेंगे। फेरिक सल्फेट फेरिक आयन और सल्फेट आयन से बनता है। फेरिक में +3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और सल्फेट में -2 चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको लिख करके ही बता दूं। Fe+3 चार्ज होता है इसमें और फिर प्लस सल्फेट SO4 ये -2 चार्ज होता है। अब इसको एरो बना दें और दोनों को सॉल्व करेंगे, रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा? Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का निगेटिव में चल जाता है जब यौगिक बनता है और निगेटिव का पॉजिटिव के नीचे चला जाता है। ठीक है, ओके। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है निकेल की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा H2 की अभिक्रिया कहलाती है। एसिटिलीन जानते हो आप? नहीं जानते हो? अगर जानते हो तो अच्छी बात, नहीं जानते हो तो एथिलीन को ही एसिटिलीन कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो C2H4 होता है। ठीक है, और फिर किससे? हाइड्रोजन H2 से क्रिया होगी तो क्या बनता है निकेल की उपस्थिति में? निकेल की उपस्थिति में जब एथिलीन या एसिटिलीन की क्रिया हाइड्रोजन से होती है तो बनता है C2H6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं ये एथिलीन में जुड़ गए, अर्थात किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? ये योगात्मक, अर्थात आंसर नंबर बी के साथ हमारा चला जाएगा। ठीक है, ओके। आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहा आपने देखा होगा पानी में जब पड़ता है या नमी पड़ता है, आपने कई जगह देखा होगा गेट बना होता है, तो जहां पानी पड़ा रहता है, बाथरूम में भी लोहे का गेट लगा होता है, तो जहां पर पानी पड़ता है जिस हिस्से में, उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है और धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। तो जंग में जंग लगता है तो क्यों लगता है? क्योंकि पानी की अभिक्रिया लोहे से होती है, तो फिर जो अभिक्रिया होने पर जो ऊपर पपड़ी जम जाती है उसे जंग कहते हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया के कारण होता है? तो इसका जो आंसर है आपका वो आंसर नंबर सी होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण होता है। और ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है ये भी हम आपको बता देते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है, वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूं। ये वैज्ञानिक नाम जो होते हैं आंसर नंबर डी, अर्थात लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। ना अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, न हिंदी में, न स्थानीय भाषा। अब आप सोचते हैं वैज्ञानिक नाम से मतलब क्या है? तो ये जो जीव विज्ञान है उसमें जो जितनी भी चीजें वर्गीकरण में पढ़ाई जाती हैं जंतुओं के, पौधों के, तो उनका जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है।
चाहे आप चेक कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा और देखिएगा कि जो वैज्ञानिक नाम है किसी भी चीज़ का जीव विज्ञान में, चाहे पौधे हो, चाहे जंतु हो, चाहे जो कुछ हो, तो वो लैटिन भाषा में ही वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। ठीक, तो आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 16, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? कल ही हमने पढ़ाया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो ऊर्जा बनती है वो आपकी बनती है एटीपी के रूप में, अर्थात आंसर ए के साथ आपका चला जाएगा। ओके, ठीक है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजन का संवहन होता है। भोजन का संवहन मतलब भोजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है कि शरीर के अंदर, पौधों के अंदर, तो किसके द्वारा जाता है? ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था, बशर्ते रूप दूसरा होता है, थोड़ा सा घुमा देता है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा देता है, तो आपको भी अपने माइंड को घुमा करके आंसर उसी प्रकार दे देना है और बढ़िया ढंग से, ताकि तुम क्वेश्चन कैसा भी घुमा के दो, मैं भी अपने दिमाग, मेरे पास भी दिमाग है, मैं भी अपने दिमाग को घुमाऊंगा और क्वेश्चन का आंसर सही दे करके मानूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कभी गलत ना होने पाए। भोजन का संवहन होता है, संवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होना। तो ये किसके द्वारा होता है? आंसर नंबर बी के साथ चला जाएगा आपका फ्लोएम के द्वारा। तो फ्लोएम आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। मनुष्य में रेबीज किसके कारण होता है? रेबीज एक बीमारी है, ठीक है, जो कि कुत्ते के काटने से होती है। तो ये नहीं पूछा जा रहा है कि किसके काटने से होती है, वो कह रहा है किसके कारण होती है। विषाणु के द्वारा होती है या प्रोटोजोआ के द्वारा या जीवाणु के द्वारा या कुत्ते से। तो कुत्ता काटता है तब होती है, ठीक है, लेकिन होती किसके द्वारा है? आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, विषाणु के द्वारा होता है। ना जीवाणु के द्वारा होता है, ना प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, केचुए का वास स्थान है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, नम मिट्टी। कौन सा हो जाएगा? नम मिट्टी। इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा नम मिट्टी। ठीक है, ओके। आइए मित्रों अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जल का प्रदूषण होता है, यानी जल का प्रदूषण या जल में प्रदूषण कहिए, जल में प्रदूषण होता है। किससे होता है? पहला है डीजल इंजन से, दूसरा परागकणों से, तीसरा कीटनाशकों से और चौथा है धूम्रपान से। तो जो यहाँ उत्तर आपका होगा वो उत्तर होगा आंसर नंबर सी, कीटनाशकों से जल का प्रदूषण होता है। कीटनाशक मतलब कीटों को नष्ट करने वाली दवा। तो उसके लिए किसान बहुत प्रयोग करते हैं, मिट्टी में, मिट्टी में प्रयोग करते हैं। वहाँ पर जो अनावश्यक जीव होते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े जो फसल को नष्ट करते हैं, वहाँ कीटनाशक का प्रयोग अधिकांशतः करते हैं, जो कि पानी के संपर्क में आता है और पानी आपका प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए भाइयों बहनों इतना ही। मस्त रहिए और बढ़िया ढंग से तैयारी करते जाइए। हम आपके साथ हैं और अंत तक साथ बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।